नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखित इस्तीफा। दफ्तर का बाबू बेजबान जीव है। मजदूरों को आंख दिखाओ तो वह त्योरियां बदल कर खड़ा हो जाएगा। कुली को डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी और गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू, आप चाहे आंख दिखाओ, डांट बताओ, दुत्कारो, ठोकरे मारो, माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी ना हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति और सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी कुछ असर पड़ता है। फतेह चंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अतियुक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशा ही थी। लड़का एक भी नहीं और लड़कियां तीन, भाई एक भी नहीं भौजाइयां दो, गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में दया और मुरब्बत, सच्चा मित्र एक भी नहीं कि जिससे मित्रता हो। उसने धोखा दिया, इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे, आंख में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत और न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते, और फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर ना थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते। ना धर्म से वास्ता, ना दीन से नाता, ना कोई मनोरंजन, ना कोई खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेह चंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ ना बोलते और चुपके से चारपाई पर लेट जाते। 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते, तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि 1 मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आई हैं और फिर अभी बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, साहब ने कहा है अभी बुला लाओ, कोई ज़रूरी काम है। फतेह चंद की खामोशी टूट गई। बोला, क्या बात है? कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? हाँ, कहता है साहब बुला रही है। कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है? सवेरे के गए, अभी मकान लौटे और फिर बुलावा आ गया। फतेह चंद ने संभल कर कहा, जरा सुन तो लूँ किसने बुलाया है या किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा बोली, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी ना रहेगी। यह कहकर एक प्याली में थोड़ी सी दालमोट और सेव ले आई। फतेह चंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीज़ें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की और चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया? हाँ हाँ दे दिया, तुम तो खाओ। इतने में छोटी लड़की आकर सामने खड़ी हो गई। शारदा ने उसकी ओर क्रोध से देखकर कहा, तू क्यों आकर सिर पर सवार हो गई, जा बाहर खेल। अरे रहने दो, क्यों डांटती हो? यहाँ आओ चुन्नी, यह लो दालमोट ले जाओ। चुन्नी की माँ की ओर देखकर डरती हुई बाहर भाग गई। फतेह चंद ने कहा, क्यों बेचारी को भगाती है, 2-4 दाने दे देती तो खुश हो जाती ना। इसमें है ही कितना जो बांटते फिरोगे, इसे दे देते तो बाकी दोनों ना आ जाती, किस किस को देते। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है। कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त आएंगे? अरे ऐसे कैसे कह दूँ, रोज ही का मामला है, तो क्या प्राण देकर काम करोगे? सूरत नहीं देखते अपनी? फतेह चंद ने जल्दी जल्दी दालमोट की 2-3 फंकियाँ लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़ दे। शारदा पान बनाती रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लग के चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेह चंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह ना, अब डांट बताए या दांत दिखाएं, इससे तेज तो दौड़ा नहीं जाता। बंगले पर है क्या? भला वह क्यों दफ्तर आने लगे, बादशाह है? चपरासी बोला। चपरासी को तेज चलने की आदत थी, किंतु बेचारे फतेह चंद धीरे धीरे जाते थे और थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठते। मगर मर्द तो थे ही, ये कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, सिर में चक्कर आ गए, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू, तुम जाओ मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए, सिर के दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने उनकी दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेह चंद डरे कि कहीं शैतान जाकर सांप को ना जाने क्या बोल दे। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था।
इस समय कोई बच्चा भी उन्हें ज़मीन पर गिरा सकता था। किसी तरह से बेचारे गिरते फिरते साहब के बंगले पर पहुँचे और साहब बंगले पर टहल रहे थे। बार बार फाटक की ओर देखते, किसी को आते ना देखकर मन में झल्लाते। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर जब वह आए तो मैं दौड़ा चला आया। साहब ने बोला, पैर पटक कर बोला, बाबू क्या बोला? आ रहे हैं हजूर। घंटा भर तो घर में से निकले। इतने में फतेहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहां पहुंचा और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। अब तक कहाँ थे? साहब ने कहा। फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उसका खून सूख गया और बोला, हजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ और ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी हाजिर हुआ। झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई मगर घर से चलने में तो मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। चुप कर सू, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून का घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल काम करते हो गए, कभी। चुप चुप, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। अरे मैंने कोई कसूर किया हो तो बताइए ना। चपरासी तुम पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान में कहा, हुजूर यह भी मेरे अफसर है, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? हम कहता है ना इसका कान पकड़ो, नहीं तो तुमको हंटरों से मारेगा। हजूर मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ हुजूर। अपनी नौकरी ले ले, आप जो हुक्म दे वह बजा लाने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें? साहब अब क्रोध को बर्दाश्त न कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ रहने में तो खैरियत है नहीं, तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को ना पाकर उसके पास आए और दोनों कान पकड़कर हिला दी। ठीक करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद की अब और कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे और इस पर हुकूमत का घमंड, सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो क्या कर लेते? चुपके से दफ्तर की ओर चल पड़े। दौड़ कर जाओ, दौड़ो। हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अरे तुम सुस्त हो गया, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो। वे पीछे साहब जो है हंटर लेकर के धक्का मारने लगे। यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते, अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर ना गए, जाकर करते भी क्या? साहब ने फाइल का नाम तक तो बताया ना था और शायद नशे में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी। माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज भी ना थी, लेकिन क्या उसकी बातों का जवाब ना दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, वह जूते से काम ले सकते थे। इतनी जिल्लत क्यों बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बगड़ता? शायद 1-2 महीने की कैद भी हो जाती, संभव है 2-4 रुपये 200-400 जुर्माना भी हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री और बच्चों की खबर लेता? वह किसके आगे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते कि उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो आज इतनी जिल्लत ना सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का उन्होंने खैर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख है जिसके लिए डरते? ख्याल था तो सिर्फ परिवार के बर्बाद होने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना कभी ना हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता तो आज बात ही कुछ और होती। 2-4 हाथ जमा देते, देखा जाता, जेल ही ना जाना पड़ता, और क्या होता। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर झल्लाती। अगर वह उचक्कर 2-4 थप्पड़ लगा देते तो शायद उनके दिल को शांति मिल जाती। इस अंतिम विचार से फतेहचंद के हृदय में जोश भर दिया और वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम आगे चले ही थे कि फिर ख्याल आया, आखिर जो होना था वो तो हो ही गया, कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाए रखा कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा, तुमने एक जूता क्यों नहीं उतार दिया कर मार दिया? चपरासी बहुत शरीफ था, उसने साफ मना कर दिया, मुझसे यह काम ना होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। यही तो बहादुरी है। तुमने उस साहब को फटकारा? फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा तो मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे कई छड़ियाँ जमाई और मैंने उस पर जूते लगाए।
शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुँह हो गया होगा तब तो उसका। हाँ, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। बड़ा अच्छा किया, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैर नहीं देखे क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी, शायद सज़ा भी काटनी पड़े। सज़ा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या इंसाफ करने वाला कोई नहीं है? लेकिन मेरे उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी तो उसी की तरफ से बोलेगी। हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब को यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियाँ दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसने मुँह से गालियाँ निकली लपक कर एक जूता रसीद कर देते, तो फिर इस वक्त जिंदा ना लौट सकता था। जरूर मुझे गोली मार देता। देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाती? अरे जहाँ ईश्वर की मर्जी होती वहाँ जाते हैं। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है इज्जत। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए हो तो मैं गुरूर से फूली समा रही हूँ। अगर मार खाकर आती तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। कहाँ जाते हो? सुनो कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश से घर से निकल पड़े और शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, अब डर से नहीं बल्कि गुरूर से। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में की गुरूर से गर्दन उठाए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में बेकसी थी ना थी। उनकी काया पलट हो गई थी। कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुबले बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा हिम्मत भरा हुआ था। मजबूत गढ़ा हुआ जवान था। उनके पहले एक दोस्त के घर जाकर उन्होंने डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त रात के 9 बज गए थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और चिक उठाकर अंदर आया। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित दृष्टि देकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? तुमने मुझसे फाइल मंगाया था ना, अब फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं। तब तक मैं बैठा हूँ, इत्मीनान से खाओ, शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना हो। इस कारण खूब पेट भर के खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए यह मनुष्य इस समय मरने मारने पर उतारू हो गया है। ताकत पे फतेहचंद उनके समान नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि अब वह लोहे से देगा। यदि वह फतेहचंद को भला बुरा कहते तो क्या आश्चर्य कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना कहाँ की बुद्धिमानी है। यही हाल अब उस साहब बहादुर का था कि यकीन ना था कि फतेहचंद गुड़ की गाली हंटर खाकर खामोशी से सह लेने वाला अब आप शेर हो गया था। त्योरियां उसकी बदल गई थी और डंडा संभाले उनकी और घात लगाए बैठा था। साहब बहादुर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर उसको मारते तो मार खाने का डर था, उस पर फौजदारी से मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वे अपने प्रभाव और ताकत से अंत तक फतेहचंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से तो वे भी ना बचेंगे। एक बुद्धिमान और दुरंदेश आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तनकर कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उलझुल बातें की थी। इतनी जल्दी भूल गए? मैंने आपका कान पकड़ा? हा हा हा, मैंने आपका कान नहीं पकड़ा। क्या मजाक है? मैं पागल हूँ या दीवाना? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह हैं, आपके नौकर चाकर दे गवाह हैं। कब की बात है? अभी आधा घंटा पहले की। आपने मुझे बुलाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़वाए और धक्का भी दिया। नशा, जरूर मैं नशे में होऊंगा। नशे में अगर बहरा ने हमको बहुत दे दिया था ना। ओ माय गॉड, इसकी मुझे कुछ खबर ही नहीं है। अरे नशे में तुम गोली मार देता तो मैं मर ना जाता। अगर तुम्हें नशा है तो नशा ही सब कुछ मुआफ है। मैं भी नशे में हूँ। सुनो अब मेरा फैसला, तुम अपने कान पकड़ो, फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव ना करोगे, और नहीं तो मैं तुम्हारे कान आकर के पकड़ता हूँ। इधर उधर हिलोगे तो डंडा चलाऊंगा कि खोपड़ी टूट जाएगी। अब मैं मारने पर आ गया हूँ। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल, यह बहुत दिल्लगी करता है। अगर हमको आपको बुरा बात कहा है तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। नहीं, फतेहचंद ने डंडा तोलकर कहा, कान पकड़कर। अब साहब भी इतनी जिल्लत ना सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल ना थे। साहब मेज पर से उठने ना पाए कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे। चोट सिर पर पड़ी, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा, मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वायदा करो कि फिर किसी भले आदमी को के साथ ऐसी बेअदबी ना करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ता है।
यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी पहली चोट ना भूली थी। अगर कहीं दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब खुश? फिर तो कभी किसी को गाली ना दोगे? नहीं, कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली ना देगा। अच्छा, अच्छी बात है। अब मैं जाता हूँ। आज से मेरा इस्तीफ़ा, मैं कल इस्तीफ़ा लिख कर भेजूंगा। तुमने मुझे गालियाँ दी इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता, समझ गए? तो इस्तीफ़ा क्यों देता है? हम तो तुमको बर्खास्त नहीं करता। अब तुम पढ़ूंगा। अब तुम्हारे जैसे बेकार आदमी की मताहती नहीं करूंगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और इत्मीनान से घर की ओर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी।